बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। नाज़रीन, मुल्क की तारीख का सबसे अहम केस पनामा केस, इस पर 5 दिन समाअत जारी रहने के बाद आज बिलाखिर फैसला महफूज हो गया। लेकिन देखना यह है कि जो पहले 20 अप्रैल को फैसला सुनाया गया था वो 56 दिन के बाद सुनाया गया था। क्या इतना ही वक्त लगता है या अब की बार ये फैसला जल्दी आ जाएगा? इस पर दोनों ही जमात, अगर बड़ी जमातों की बात करूं मैं, मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इस पिटीशन को दायर करने वाली बड़ी जमात है, उन दोनों की तरफ उम्मीद और तवक्को की जा रही है कि फैसला उनके हक में आएगा। अगर मैं आज की समाअत के हवाले से आपको बताऊं तो आज जस्टिस एजाज अफजल साहब के जो रिमार्क्स हैं वो ये थे कि अवामी ओहदा रखने वालों के असासे आमदन के मुताबिक ना हो तो क्या होगा। और इसके साथ साथ जस्टिस एजाजुल हसन के भी रिमार्क्स आए हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने असेंबली में वाजे किया था कि ये हैं आमदन के जराए, और नवाज शरीफ ने कहा था कि मनी ट्रेल और इसके सारे शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं। जबकि जस्टिस एजाजुल हसन ही के रिमार्क्स ये भी आए कि चंद दस्तावेजात स्पीकर को पेश किए गए जो कि कभी सामने नहीं आए, और वज़ीर आज़म ने फ्लैट्स और बच्चों के ज़राए आमदन भी बताए। वज़ीर आज़म ने हमारे का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल किया था, ये भी कहा जस्टिस एजाजुल एहसन ने। जबकि एजाज अफजल साहब के अगर बताऊं रिमार्क्स तो ये थे कि देखना होगा कि 90 की दहाई में नवाज शरीफ के बच्चों का जरिया आमदन था या नहीं, और जरिया आमदन साबित ना हुआ तो फिर असर वजीर आजम पर होगा। ये भी जस्टिस एजाज अफजल साहब के ही रिमार्क्स हैं। और उन्हीं के रिमार्क्स में मरियम नवाज शरीफ के हवाले से भी कहा गया कि उनके ज़ेर कफालत होने के वाज़े शवाहिद नहीं मिले हैं, तो बज़ाहिर वो शायद इसमें महफूज हों। देखना यह होगा कि GIT मवाद किस हद तक काबिल कबूल है। ये रिमार्क्स भी उनके सामने, और उन्होंने ये भी कहा कि हम पहले ही नाअहली यानी कि वज़ीर आज़म साहब की नाअहली के मामले को देख रहे हैं, नाअहली का जायजा लेंगे। यही बात जस्टिस अजमत सईद शेख ने भी कही। और अहम बात जो आज की गई जस्टिस एजाज अफजल साहब की जानिब से वो ये थी कि कानून के दायरे में रहते हुए नहरों के खिलाफ भी तैरना पड़ा तो तैर लेंगे। ये सारे वो आज के रिमार्क्स हैं, अहम रिमार्क्स हैं, मैंने पहुंचाए हैं। मैं अपने सबसे पहले मेहमान का तारुफ करवाऊं। मेरे साथ वज़ीर कानून पंजाब जनाब राना सनाउल्लाह साहब मौजूदा मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, फैसला तो महफूज हो गया है, क्या लगता है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ महफूज हैं या गैर महफूज? देखें, जहाँ तक जजेस के रिमार्क्स का तल्लक है तो रिमार्क्स जो है वो मामले को समझने के लिए होते हैं, और रिमार्क्स की बुनियाद के ऊपर फ़ैसले की असेसमेंट जो है वो काफ़ी मुश्किल होती है। आप अगर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली पहली समाअत देखें तो 5 जज साहबान के जो रिमार्क्स थे, उसके बाद जो फ़ैसले में उनकी पोजीशंस हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स हैं। तो इसमें रिमार्क्स की बुनियाद पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि एक एविडेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस चला, बड़ा लंबा अरसा चला, और एक एविडेंस सामने आई। उस एविडेंस की बुनियाद पे 3 लोगों ने फ़ैसला किया कि वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई किया जाए। 3 ने फ़ैसला किया कि नहीं, ये मवाद जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि डिस्क्वालीफाई किया जाए। उसको उन्होंने फर्दर प्रोब करने का जो है वो फ़ैसला किया। अब जो फर्दर प्रोब हुआ है GIT ने किया है, उसमें उस स्टांस को एक तरफ रखते हुए, जो कि हमारा जो है वो ये स्टांस GIT की वर्किंग, उसके कंडक्ट, उसकी रिपोर्ट के ऊपर जो है, और हम ये समझते हैं कि वो रिपोर्ट जो है वो एक साजिशी, एक बायस्ड और एक मनगढ़ंत डॉक्यूमेंट है, और उसमें शायद इनके जो ये 6 लोग सामने थे उनका किसी हद तक अमल दखल है या नहीं है, और ये 60 दिनों में। लेकिन सर, वो भी तो जायजा सुप्रीम कोर्ट ने लेना है। बायसनेस ठीक है, आपका इल्जाम अपनी जगह पे, लेकिन मवाद की बुनियाद पर फैसला होना है ना। वो तो अगर मवाद दुरुस्त होगा तो जी, उन सारी बातों को एक तरफ रख दे। मेरी जो है वो अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सब GIT की जो रिपोर्ट है उसने उस एविडेंस में, जिस एविडेंस को इन 3 जज साहबान ने नाकाफ़ी समझा था तो डिस्क्वालीफाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसमें कोई कंक्लूसिव इजाफा नहीं किया, बल्कि GIT ने जो भी इजाफा किया, जो भी एविडेंस लाए हैं, उस एविडेंस को डिस्कस करने के बाद खुद ही कहा कि प्रेमा फशाई जो है ना, ये बात जो है ना ये साबित होती है, ये बात जो है ना इसको हम सजेस्ट करते हैं, इट सीम्स टू बी। और उसके बाद उन्होंने खुद ही कहा कि जी इसको जो है वो आप
लेकिन कथा कलामी होगी राणा साहब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ये भी तो कहते रहे ना कि जी आप लोगों ने मनी ट्रेल देनी है तो मामला ही खत्म हो जाएगा, और आखिर तक जो दस्तावेजात लाई जाते रही, खासतौर पर जो आखिर में दस्तावेजात आई हैं सलमान अकरम राजा साहब ने कल पेश जो किए हैं, उस पर भी मुतमईन तो नहीं है ना जी सुप्रीम कोर्ट, ना ही उनके जज साहिबान जो मुतमईन तो दिखाई नहीं दिए, और उस पर यह भी कहा गया कि जाली दस्तावेजात पर 7 साल कैद भी हो सकती है। सर ये भी रिमार्क्स में शामिल है ये चीज़? जी बिल्कुल, बात यह है कि आप इसी चीज़ को ले लें ऑन द फेस ऑफ इट, मेरी पोजीशन जो है वो उसे एक तरफ रहने दें। अगर एक डॉक्यूमेंट आपने पेश किया, एक डॉक्यूमेंट मैंने पेश किया, ना आपका डॉक्यूमेंट मुतमईन कर सका ना मेरा कर सका, और अगर इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में किसी एक डॉक्यूमेंट का फ़ैसला होना है कि कौन सा सही है, और ये भी फ़ैसला होना है कि फोर्ज्ड आपने किया है या मैंने किया है, ये फ़ैसला कहाँ होगा? ये ट्रायल कोर्ट में होगा, ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। तो मामला ये है कि ये मामला जो है ये ट्रायल कोर्ट की तरफ जो है ना वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। जो JIT की रिपोर्ट सारी की सारी आप देख लें, और उसको अगर आप 173 की रिपोर्ट गर्दानते हुए या उसको प्रेमा फशाई आप जो है उसको ये समझ लें कि हाँ जो इन्होंने कहा है इट सीम्स टू बी सच डॉक्यूमेंट के इसके ऊपर जो है वो फर्दर प्रोसीड होना चाहिए, तो इसके ऊपर फैसला नहीं हो सकता, इसके ऊपर ट्रायल हो सकता है। तो एक राणा साहब आप फरमा रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट की तरफ जाता मामला नजर आ रहा है। सर आप खुद भी कानून के ठीक है, कानून के आप खुद भी माहिर हैं, आप क्या समझते हैं कि ट्रायल कोर्ट में भी मामला चला जाए अगर, तो क्या उस सूरत में नवाज शरीफ साहब अपने ओहदे पर काम करते रहेंगे? कानून में इस बात की इजाजत है, या फिर ट्रायल अगर उनके खिलाफ चल रहा है स्टेप डाउन करना पड़ेगा? नहीं, ये तो आप, मेरा ख्याल है कि 1040 लोग हैं इस वक्त MNA और MPs, उनमें से मेरा ख्याल है 700 के ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ नोयत के केसेस जो हैं वो ज़ेर समाअत होंगे ट्रायल कोर्ट्स में। और आपको ये पता ही है कि आपके जो प्रेसिडेंट रहे हैं पिछले 5 साल, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा उस वक्त जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए और उस वक्त जब वो प्रेसिडेंट रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो केस नैब कोर्ट में थे और दूसरी कोर्ट्स में भी थे। ये तो इस मुल्क का आईन इजाज़त देता है। लेकिन आपके मुखालिफिन अखलाकियात की बहुत बात करते हैं और कहते हैं कि अखलाकी बात तो यही है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को अपने ओहदे पर काम नहीं करना चाहिए, और अगर ट्रायल कोर्ट में जाता है तो फिर उस जो मुतालबा है उसमें शिद्दत भी आ जाएगी। देखें जी, बात ये है कि अखलाक तो सबका जो है ना वो अपना अपना है। एक आदमी कहता है कि जी देखें फ़लाँ आदमी ने अपने खालू को पहचानने से इनकार किया, तो अगर मैं होता तो मैं शर्म से डूब मरता। हमारा ये ख्याल है कि एक आदमी जो अपनी बेटी को पहचानने से इनकार हो, अगर उसमें शर्म हो तो उसमें उसको डूब मरना चाहिए। ये तो सबके अखलाकी मयार तो अपने अपने होते हैं, और वो अपने अपने आर्गूमेंट्स के मुताबिक जो है वो अखलाकियात का दर्स देते हैं। लेकिन बात ये है कि मुल्क का आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। ये अब जो है ये पॉलिटिकल कम लीगल बैटल है। अगर इसमें कानून एक बात कहता है तो उसके बाद फिर अखलाक हमने अपने अखलाकी मेयार के मुताबिक चलना है। दूसरे के अखलाकी, वो तो ये भी कहते हैं कि जी देखें आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप अपनी जान बचाएं, आप जो है वो अगर इस्तीफ़ा दे दें तो ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा, आप इस चीज़ से भी बच जाएंगे, आप इस चीज़ से बच जाएंगे। वो भैया आप अगर हमारे इतने ही हमदर्द हैं और हमें आपको हमारी इतनी हमदर्दी दरकार है, तो फिर ये मशवरा जो है ना वो आप हमें दे रहे हैं, तो हमें ये पता है ना कि आपके मशवरे जो हैं वो कितने हमारे फ़ायदे में या नुकसान में हो सकते हैं। तो अखलाकी मेयार जो है ना वो तो सबका अपना अपना है। ठीक है। अच्छा राणा साहब, क्या आप समझते हैं कि पनामा केस को डील करने में जो आपकी टीम है, खासतौर पर वकला की चूँकि बात कर रहा हूँ, कोई गलतियाँ हुई हैं, गलत फैसले किए गए, और ख़ासतौर पर कतरी शहजादे का जो ख़त है वो स्टार विटनेस था। ये अदालत में जज साहिबान ने भी कहा कि सलमान अकरम राजा साहब को कि आपके जो मोकल है उनका ये स्टार विटनेस था, लेकिन उसको पेश ना होना किस हद तक फ़र्क पड़ा है? कमज़ोर हुआ उसकी वजह से केस, उनके ना आने की वजह से, ना पेश होने की वजह से, और उनकी बयान ना देने की वजह से? देखिए उसका ना आना जो है वो मुतनाज़ है, और उसके ना आने में उसके अपने से ज़्यादा जो है वो JIT के जो है वो अमल को दखल है। क्योंकि JIT ने पहले उसे खुद ही कहा कि जी आप वीडियो लिंक पे आ जाएं, फिर कहा कि हम आपके पास 2 आदमी भेज देंगे, आप खुद आ जाएं। जब उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, फिर उन्होंने जुरिस्डिक्शन का मामला उठा दिया, फिर उन्होंने सफारतखाने की बिल्डिंग का मामला उठा दिया। तो ये तो बात जो है वो मुतनाज़ है। लेकिन जहाँ तक इस केस को हैंडल करने का तल्लक है, देखिए इसमें मैं समझता हूँ कि जो फ़ैसला मियाँ नवाज़ शरीफ ने खलूस से नीयत से किया,
और एक अवामी जज्बे से किया। अल्लाह ताला ने उनको इस बात का जो है वो इस सारी सूरत हाल में भी फ़ायदा दिया है कि एक आदमी जिसकी 36 साल जो है वो उसकी सियासी ज़िंदगी आप है। कतरी शहजादे का जिक्र कर रहे हैं कि JIT का वो कसूर है, लेकिन सर अगर एक कतरी शहजादे की आने से या उनके बयान की वजह से यहाँ पाकिस्तान आने से आप लोगों को फ़ायदा होना था और शायद क्लियर हो जाते, मतलब अभी तो खैर फैसला होना बाकी है, लेकिन क्लियरेंस हो जाती और चीज़ वाज़ेह हो जाती, तो ये फिर आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि किसी भी तरह से उनको यकीन दहानी करवा के यहाँ लाया जाए, क्योंकि क्लियरेंस तो बहरहाल शरीफ फैमिली को मिलनी थी उससे। नहीं, उसमें JIT का जो पैटर्न था, पैटर्न ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें किसी आदमी को भी वहाँ पे पेश नहीं किया गया और ना ही किया जा सकता था। वहाँ पे हमको भी जो है वो हम यानी हमारी तरफ से भी जितने लोग पेश हुए हैं सबको JIT ने बुलाया। वहाँ पे जिसको भी बुलाना है JIT ने बुलाना था, हमें तो नहीं कहा गया कि आप अपने गवाह ला के पेश लेकिन करें या JIT की रिपोर्ट के पेश करने के बाद तो सुप्रीम कोर्ट भी तो कर सकती थी तलब और कह सकती थी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है ना, जो वहाँ पे आप गवाहों को तो कलमबंद नहीं करवा सकते। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट का काम नहीं कर सकती। यानी अगर ट्रायल कोर्ट में मामला जाता है तो ट्रायल कोर्ट परसू कर सकता है उनकी विटनेस को, कतरी शहजादे की। जी बिल्कुल करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अब देखें ना, हमने एक डॉक्यूमेंट दिया है, उसको वो कहते हैं जी फोर्ज्ड है, हम कहते हैं कि इनके डॉक्यूमेंट जो है वो फोर्ज्ड है, तो वहाँ पे फिर जिन लोगों ने उनको टेस्टिफाई किया है उनको या तो अदालत कमीशन मुकर्रर करेगी या अदालत उनको बुलाएगी, वो आके जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। तो ये मामले जितने भी हैं जो JIT ने रिपोर्ट इटसेल्फ दी है, उसको ऑन द फेस ऑफ इट भी अगर लिया जाए तो वो मामला जो है वो ट्रायल की तरफ जाता है। उसके ऊपर कोई फैसला जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी फैक्ट्स को जो है वो प्रूव नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि ये एविडेंस है, ये एविडेंस है, ये चीज़ जो है वो इस तरह से साबित होना प्रेमा फेशी जो है वो नज़र आ रहा है। तो उससे जिस तो मैं ये बात कर रहा था कि ये कि इस केस में जो मियां नवाज शरीफ ने जो फैसले किए, एक फ़ैसला तो चलो उन्होंने किया, लेकिन चलें इसका उनको क्रेडिट ये मिला है कि उनकी 36 साल सियासी ज़िंदगी में कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लग सका कि उन्होंने कोई सरकारी ख़जाने को या उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन को जो है वो मिसयूज़ किया हो। दूसरी तरफ जो उनका ये फ़ैसला था कि उन्होंने इस्तिस्ना जो है वो नहीं अपना तलब किया अपनी सर मेरी तस्दीह कर दीजिएगा, मेरी मालूमात के लिए बता दीजिएगा कि इस्तिस्ना तो सदर मुमलिकत को हासिल नहीं होता हमारे यहाँ के मुताबिक, और यूसुफ रज़ा गिलानी भी पेश होते रहे हैं अपने केस को डिफेंड करने के लिए। इस्तिस्ना तो सदर मुमलिकत को नहीं होता। नहीं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो थे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पेश होते रहे हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को भी इस्तिस्ना है, और दूसरी एक और बात है कि इसमें इस्तिस्ना इस बात का भी है कि आपका जो 5 साल से पुराना रिकॉर्ड जो है उसको जो है वो रीओपन नहीं किया जा सकता, जो कि शरीफ फैमिली ने ख़ुद जो है वो इस बात को तस्लीम किया। और अब इसमें देखें बात यह है कि आप 40 साल 45 साल का हिसाब कौन दे सकता है? कोई इस तरह से अगर आप कहें कि कड़ी से कड़ी मिला के जो है वो दो, आपने 20 साल पहले अगर अपना घर बनाया है या को आपने गाड़ी खरीदी थी या को आपने और एसेट बनाया था, आप वो एक का नहीं दे सकते, 10 का क्या दें? ठीक है राना साहब वक्त कम है, मेरे पास कुछ सवालात हैं, मैं चाहूंगा कि उनकी तरफ आते हैं। ये मुमकिन नहीं है। ठीक है राना साहब, ये कहा गया आज इजलास में फैसला किया गया है कि फैसला अगर खिलाफ आता है तो तमाम कानूनी वानी ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा इदारा है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, और जो 20 अप्रैल का फैसला है उसमें JIT बनाना, एक तरह का ये मौका देना, ये अपील का हक ही तस्वुर किया जाएगा क्या? अब इसके बाद अगर फैसला खिलाफ आता है तो क्या अपील का हक होगा? दूसरी बात जो ये कही गई कि महाज़ारे किसी सूरत में नहीं की जाएगी, यानी कि ये आप क्लियरेंस दी जा रही है, यकीन दहानी करवाई जा रही है कि सड़कों पर नहीं निकला जाएगा और फैसले के खिलाफ कोई महाज़ारा नहीं की जाएगी, जो कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी बहरान आया तो उसका मुकाबला करेंगे। वो ये कह रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि शायद आप लोगों की तरफ से कोई बहरान पैदा करने की कोशिश हो सकती है। नहीं, देखें, इमरान खान और उसके पीछे जो कुव्वतें हैं उनका तो एक एजेंडा है कि पाकिस्तान को अफरा तफरी, इंतशार और सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। वो तो अपने एजेंडे के ऊपर जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं और वो चाहते हैं। ये आज जो यानी सुप्रीम कोर्ट में जो पिंडी के शैतान ने जो आर्गूमेंट्स किए हैं, तो उसमें आप देख लें उनके आर्गूमेंट्स को, उन्होंने इसी बात की कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल किया जाए और जिस तरह से एक सिविल और मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का जुडिशल मर्डर हुआ था,
तो एक और सिविल और जमहूरी तौर पे मुंतखब सर पिंडी की शख्सियत का आपने जिक्र किया है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि मुमकिन मुतबादिल वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम लिए जा रहे हैं। सर इसकी तस्दीक कर दीजिएगा, और खासतौर पर ख्वाजा आसिफ का भी नाम लिया जा रहा है या अयाज सादिक साहब का, और इसमें ये बातें भी सामने आ रही हैं कि चौधरी निसार जो कि पहले ही इस पर काफी बरहम है, शायद वो ये कबूल ना करें। और जी देखें, बात ये ना कोई इस किस्म की ऑप्शन है ना कोई नाम है, ये बहुत बड़ा अगर है कि जी अगर फैसला हुआ भैया, अगर अभी आने दो ना, अगर के बाद जो है ये फैसला जो भी इस किस्म का फैसला होगा, पार्टी पूरी तरह से मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ी है, हर वर्कर हर वोटर, और इस वक्त तो बड़ा जज्बाती लगाव है, वो जो भी फैसला करेंगे सर जज्बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन फिर भी ऑप्शंस पर तो गौर होना चाहिए। क्या कोई गौर किया जा रहा है कि कुछ भी फैसला आ सकता है? जाहिर है ना आपको पता ना मुझे पता है, उसके तहत कोई इस बारे में गौर व फिक्र किया गया? कोई मुतबादल, जाहिर है फैसला तो नवाज शरीफ साहब नहीं कर रहे हैं कि कौन होगा, लेकिन कोई ऐसा गौर व फिक्र हो रहा है, गौर आवाज हो रहा है? देखें जी, ये गौर और ये फिक्र जो है ये भी मियां नवाज शरीफ साहब ही का प्रोगेटिव है, वही जो है वो करेंगे या कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, ये अब मैं इसको पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता। चलें वो उनका प्रोगेटिव। ये बता दीजिएगा, आपने सर एक वीडियो का जिक्र किया है, जफर हिजाजी साहब के पास कोई वीडियो है सर, ये जरा आप बता दीजिएगा कौन सी वीडियो है जफर हिजाजी साहब के पास? अगर कोई ऐसी वीडियो है जो उनको बचा सकती है तो वो सामने आप मशवरा देंगे कि वो सामने लेकर आए? जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा अपनी स्टेटमेंट को। देखें जी, ये तो फिर अब उनकी हिम्मत है ना कि वो लेके आते हैं या नहीं लेके आते, मैं तो इस बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन ये है जी मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि देखें इसमें दो चीज़ें हैं। आप एक देखें कि 3 जो अपना स्टॉक एंड एक्सचेंज जो कमीशन है उसके ऑफिसर्स के ऊपर इल्ज़ाम है, एक खातून है, 2 मेल हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने रिकॉर्ड में टेम्परिंग की है। अच्छा, अब टेम्परिंग देखें, टेम्परिंग क्या है कि 2013 में एक मीटिंग हुई और ये चौधरी शुगर मिल के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी थी 12 साल से पेंडिंग थी, कोई उसमें सबूत नहीं था, तो मीटिंग में यूनैनिमसली फ़ैसला हुआ कि इस इंक्वायरी को जो है वो फ़ाइल कर दिया जाए, मिनट्स में रिकॉर्ड हो गया। अब वो जो पैरा है वो कॉरस्पॉन्डिंग उसका अंदराज होना चाहिए था इस फाइल में भी, वो नहीं हुआ। अब 2016 में जब ये चीज़ सामने आई तो ये देखा गया कि भाई ये चीज़ जो है ये कोताही गलती हुई है, रह गई है, तो इसको जो है वो उसी डेट में इसका इंदराज कर दिया जाए। अब जिन लोगों ने इंदराज किया, अब इसका अदरवाइज़ तो इम्पेक्ट है कोई नहीं, ना इसका कोई बेनिफिशरी है, क्योंकि फ़ैसला तो 2013 में हुआ है। अब वो जिन लोगों ने किया, अगर चलें फ़र्ज़ कर लें कि उन्होंने कोई जुर्म किया है, कभी दुनिया में ऐसे हुआ है कि कोई आदमी चोरी करे, डाका डाले, कत्ल करे, कोई जालसाजी करे और वो बाद में कहे कि जी मैंने तो जो है वो फ़लाँ के कहने पे की थी, तो आप उसको छोड़ दें और उसको पकड़ लें। वो भाई बात ये है कि जिसने जुर्म किया है उसको तो पकड़ते हैं ना, फिर वो कहता है कि जी मैंने फ़लाँ के कहने पे किया, उसको भी पकड़ लेते हैं। अब इसमें जिन लोगों ने ये टेम्परिंग की है उनमें से किसी को नहीं पकड़ा और उन्होंने कहा कि जी हमने फ़लाँ के कहने पे की, उसको पकड़ लिया है। और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो जो ऑफिसर्स थे वो आके हिजाजी साहब के पास रोते कुरलाते रहे हैं कि जनाब हमें फ़लाँ साइड से जो है वो मजबूर किया जा रहा है और आपका नाम लेने पे जो है वो कहा जा रहा है, तो हम बड़े परेशान हैं, हम क्या करें। तो वो जो भी है वो कैमरे की ऑफिस की वो वीडियो होती है वो उनके पास है, लेकिन अब पता नहीं उनमें ये हिम्मत है कि वो इस्तेमाल करें या ना करें। हाँ, तो बात अब ये, अब लेकिन चले वो तो इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, अब उसमें हिम्मत है या नहीं। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि कभी आज तक ऐसे हुआ है कि एक आदमी जो है वो डाका डाले, वो चोरी करे और उसके बाद कहे कि जी मैंने तो फ़लाँ के कहने पे किया था, उस चोर को, डाकू को छोड़ दें और उसको जाके पकड़ लें। अगर ये यानी जो है वो लीगल शेप है तो मेरा ख्याल है फिर तो किसी मुजरम को तो पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मुजरम पकड़ें, वो कहे जी मैंने फ़लाँ के कहने पर किया था, बस ठीक है, उसको छोड़ दें, उसको पकड़ लें। ये अजीब यानी इन्वेस्टिगेशन और अजीब किस्म का जो है ये चीज़ें जो है ये राणा साहब कुछ इनका भी तो किसी वक्त फिर हिसाब होगा खान साहब के हवाले से, ठीक है, हिसाब होगा, वक्त बताएगा। ये चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से फिर से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो कर ही रहे हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब भी सामने आ जाएंगे यकीनन, लेकिन ये भी इत्तलात हैं कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब को टास्क दिया गया है चौधरी निसार साहब को मनाने का, यानी कुछ जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या वो नाराज़ हैं किसी बात पर, उनको मनाने का टास्क दिया गया है। सर तस्दीक या तरदीद कीजिएगा।
देखिए, चौधरी निसार अली खान साहब के साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब का तो ऐसा तल्लक है कि मेरा ख्याल है वो एक दिन में मामूल के में भी जो है वो कोई आपस में 3-4 मरतबा मिलते या गुफ्तगू करते हैं। इसमें कोई टास टूस वाली बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा। इस मौके पे चौधरी निसार अली खान जो है वो कोई ऐसी बात करेगा कि जिससे मियाँ नवाज शरीफ को या पार्टी को कोई नुकसान पहुँचे। बाकी उसकी एक अपनी सोच, एक अपना उसका तजिया है, उसका इजहार उसने बरमला किया है। उसने वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने भी किया है, कैबिनेट में भी किया है, और ये इजहार आज के इजलास में शिरकत ना करके भी किया राणा साहब। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस अजलास में बैठ के उन्होंने कोई अपनी राय जो है वो देना मुनासिब समझा होगा। अगर उनकी मुशावरत दरकार भी है तो यकीनन वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से अलहदा बात करते होंगे या कर सकते हैं। और उस दिन जब कैबिनेट में भी बात हुई तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है तो उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यही कहा था उन्हें कि चौधरी साहब ये बात जो है वो हम अलहदा बैठ के करेंगे। ठीक है, बेहतर होता कि हम ये बात आप अलहदा मुझसे कर रहे थे। उन्होंने कहा। बहुत शुक्रिया राणा सनाउल्लाह साहब, वज़ीर कानून पंजाब, हमारे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नवाज का क्या अब तक स्टांस है इस सारे मामले पर? खैर, केस का फैसला महफूज हो गया है। पीटीआई क्या कहती है ये जानेंगे पीटीआई के रहनुमा से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का रद्द-ए-अमल जाना मुमकिन फैसले के हवाले से। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मेंबर बराए कौमी असम्बली जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। सर, इससे पहले कि मैं फैसले के हवाले से, मुमकिन फैसले के हवाले से आपसे बात करूं, इमरान खान साहब का जो आज बयान सामने आया है इजलास के बाद कि उन्होंने कहा कि कोई बहरान पैदा नहीं होने देंगे, कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे बहरान की। क्या कोई खतरा है आपको कि बहरान पैदा हो सकता है? और ये बहरान क्या मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से रद्द-ए-अमल की सूरत में पैदा होगा? मुस्लिम लीग नवाज जो है, मुस्लिम लीग एज अ पार्टी नहीं। देखिए, मैं समझता हूं कि एक फ़र्क बड़ा सा पैदा हो रहा है कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। नून जो ख़ानदानी एतबार से इसकी सदारत के अंदर है और प्राइम मिनिस्टर भी बने हुए हैं, मैं ये समझता हूं कि उनका रिएक्शन ये होगा कि गिरते गिरते किश्ती को आग लगा दी जाए। मगर मैं दो चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। एक तो ये नीचे ये कर नहीं सकते, दूसरे मैं ये कह रहा हूँ कि हमने अपने वर्कर्स को भी कहा है कि पीसफुल रहो अगर ये कोई ऐसी कैफियत पैदा करते हैं। और तीसरे ये कि मैं ये समझता हूं कि जमहूरियत को खतरा लाहक जब होगा जब ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या बहुत सारे इल्जामात साजिशों के लगाकर ये ज़मीन पर अपनी बात को और अपने दामन को धोने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दामन इनका बहुत गंदा हो चुका है। आपको नहीं लगता कि किसी हद तक माइंड मेकअप हो चुका है मुस्लिम लीग नवाज का भी? क्योंकि एक तरफ ये स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं कि फैसला जैसा भी हुआ उसे कबूल करेंगे, और उसके साथ साथ जो इजलास हो रहा है ये भी खबरें आ रही हैं कि मुमकिन जो मुतबादिल वजीर आजम है मुमकिन नाम भी लिए जा रहे हैं। आपको भी मेरे से बेहतर पता होगा वो नाम कौन कौन से हैं। तो यानी एक्सेप्टेंस पाई जाती है और शायद 97 को रिपीट ना किया जाए जो उस वक्त हमला हुआ था सुप्रीम कोर्ट पर। मेरा ख्याल ये है कि हमले के एतबार से तो अवाम भी इन चीज़ों को प्रिवेंट करेंगे क्योंकि देख चुके हैं, एक बात। दूसरी बात मैं ये आपसे कह रहा हूं कि जो ये एक्सेप्टेंस आ गया है ये मुनासिब सा एक्सेप्टेंस है, क्योंकि जो चीज़ एक्सपेक्ट करते थे हम, देखिए इनको 7 मौके मिले। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने 3 तकरीरें की, तीनों तकरीरों के अंदर वजाहतें कर सकते थे कि क्या क्या हुआ, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स कैसे खरीदे गए। उसके बाद पहली सुप्रीम कोर्ट बैठी जिसके अंदर भी उनको मौका मिला, कोई चीज़ नहीं आई। फिर दूसरी बेंच 5 रुकनी बेंच बनी, उसके अंदर भी कोई वजाहत नहीं की इन्होंने कोर्ट के अंदर। फिर जेआईटी बनी, फिर अब आखिरी मौका मिला इनको, अब आज 2-3 रोज के अंदर के अदालत के अंदर कोई एविडेंस देते। अदालत इनसे कहती रही भाई कोई चीज दे दो। फिर दूसरी बहुत अहम चीज इन्होंने ये की, इनके वकील ने परसों ये सुप्रीम कोर्ट बेंच में कहा जी फर्ज कीजिए ये अपार्टमेंट्स बच्चों के थे 93-95 से लेकर आज तक, मगर ये अगर उनके पास हैं
तो ये उनके दादाजी ने उनको दिए थे। तो लिहाजा ये जनरेशंस को खुद ही नवाज शरीफ साहब ने खराब किया। जो हुकूमती वज़रा बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ओहदे का नाजायज इस्तेमाल का कोई इल्ज़ाम नहीं साबित हो रहा वज़ीर आज़म साहब के, क्या सिर्फ उनकी अगर ज़ात की बात की जाए वज़ीर आज़म साहब की, आप समझते हैं उनका ये इत्मीनान या उनका ये दावा दुरुस्त है? और करप्शन के हवाले से जैसे कि वज़ीर आज़म साहब भी अपनी तकारीर में बार बार ये कहते हैं कि भाई करप्शन का कोई सबूत लेकर आओ, हमने इतने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कोई सबूत करप्शन का नहीं है, कोई इल्ज़ाम हम पर नहीं है। इस दावे में कितनी सच्चाई नजर आती है आपको जो मुस्लिम लीग नवाज कर रही है? जनाब ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। जीआईटी की रिपोर्ट में वॉल्यूम 1 में 3 सफ़ात हैं जो इन केसेस को दिखाते हैं कि जहां जहां केसेस हुए और किस तरह से इनको दबाया गया। 28 केसेस नैब के हैं जिसके ऊपर जीआईटी ने यह कहा कि जी प्रोग्रेस नहीं हुआ। और मैं आपसे कहता हूं कि क्या हुआ कि जब इनकी डील हुई, जो सऊदी ब्रोकर डील थी, तो मुशर्रफ साहब ने वो सारे केसेस भी पेंडिंग में कर दिए। 28 केसेस नैब में हैं इनके करप्शन के, जिसके अंदर रायविंड की जबरदस्ती जमीन खरीदना, जिसके अंदर रायविंड के अंदर इतना महल बनाना, पैसा कहां से आया, जिसके अंदर रायविंड रोड की बात है, जिसके अंदर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं 2000 के बाद जरा सी भी पेशरफ्त नहीं हुई, जिसके अंदर और बहुत सारे केसेस हैं। तो देखें ये अवाम के सामने बार बार झूठ नहीं बोलें, सच्ची बात करके माफी मांगकर गलती हो गई, पैसा हमने करप्शन का बाहर ले गए थे, कुछ ना कुछ सच बोलकर अवाम माफ कर देगी। मांगे तो सही, अवाम तो माफ कर देगी ना, पीटीआई माफ नहीं करेगी, आप लोग माफ नहीं करेंगे, इमरान खान साहब माफ नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि अवाम माफ कैसे करेगी? अवाम का पैसा गया है, ये जो बाहर सारा गया, ये अपना बिजनेस का पैसा नहीं है। माफ कीजिए, इनके सारे इदारे नुकसान में थे। इनकी जो कंपनीज हैं, 12-13 कंपनीज, ऑफशोर कंपनीज, सब नुकसान में है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो वज़ीर आज़म साहब खुद भी तकारीर में बार बार कह चुके हैं, उनके वज़रा भी कहते हैं कि बार बार ठुकराए हुए लोग हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं, और ये बार बार ठुकराने का हवाला शायद वो 2013 के जो जनरल इलेक्शंस हैं उनके नतायज की सूरत में देते हैं, उस तरफ इशारा करते हैं, या फिर बाई इलेक्शंस में अपनी कामयाबी और उसके अलावा जो बल्दियाती इंतखाबात में अपनी कामयाबी की तरफ इशारा करते हैं। उनका ये यानी कहने का मकसद ये है कि आपको वोट नहीं देते हैं अवाम, और यही इशारा 2018 के इलेक्शन में करते हैं। अभी जो बार बार फीते काटे जा रहे हैं, मुख्तलिफ मंसूबों के फतह हो रहे हैं, किस हद तक असरअंदाज होंगे 2018 के इंतखाबात में? मैं अल्लाह का बेइंतहा मशकूर हूं कि ये मामला फैसले की तरफ जा रहा है। ये इंकिसारी के साथ मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरे, पाकिस्तान के अंदर होप पड़ा है। मैं ये समझता हूं कि अगर ये चोरी का सिस्टम और कमीशन का सिस्टम और करप्शन का सिस्टम पाकिस्तान से हट जाए तो पाकिस्तान बेइंतहा तरक्की करेगा। अगर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे तो ये कहें जी सीपैक को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अगर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे तो जमहूरियत को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अगर करप्शन का इल्ज़ाम लगे, लिहाजा चुप रहो, खामोश रहो, जो ये करते हैं इनको करने दो, पाकिस्तान डेवलप होता जाएगा। मगर आप दूसरी तरफ ये देखिए कि पाकिस्तान के डेवलपमेंट, तो हाल ये है कि ट्रेड बैलेंस कितना, $36 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। उसके बाद हर चीज के अंदर नुकसान है सवाए इनकी प्रॉपर्टी। जब ये हुकूमत में होते हैं इनकी इंडस्ट्री नुकसान कर रही होती है, मगर एसेट्स बढ़ रहे होते हैं। लेकिन सर, ये तो इल्जाम वो आप लोगों पर लगाते हैं कि चंद हफ्तों में 10,000 पॉइंट्स नीचे आ गई है स्टॉक एक्सचेंज भी, और जो मंसूबे बन रहे थे उनमें भी काफी फर्क पड़ गया है। बैरूनी सरमायाकारी में भी आप लोग बताइए क्या फर्क पड़ा है मंसूबे में, क्या फर्क पड़ा है? प्लीज इलैबोरेट। मैं उस तरफ आता हूं। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं, तो वो बार बार सीपैक का हवाला देते हैं कि जो सारी कोशिशें, सारी साजिशें हो रही हैं वो ताने बाने जाके मिलते हैं सीपैक की तरफ। वो बार बार वज़ीर आज़म साहब सीपैक का या उनके जो वज़रा है वो हवाला देते हैं। यानी वो एक तरह से जो साजिश की बात की जाती है, तलाल चौधरी साहब ने तो यहां तक भी कहा कि न्याजी के पीछे कोई और है, यानी इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि साजिश हो रही है और उसके पीछे कोई और इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान साहब का, ये इशारा दिया जाता है बार बार। इसका क्या जवाब देंगे सर? मैं पूरा इत्तेफाक करता हूं कि साजिश है, सारी पाकिस्तानी कौम की साजिश है, इमरान खान साहब की साजिश है। और इसके साथ साथ जो बैनुल अक़वामी साजिश है उसमें गवर्नमेंट ऑफ पनामा शामिल है, इंटरनेशनल ICIJ शामिल है। तो मैं समझता हूं कि ये अवाम की साजिश, इमरान खान की साजिश, ICIJ की साजिश और पनामा की साजिश। क्या ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रहा है इनके खिलाफ? तो कहें ना, पता तो चले। ये क्या कि गोलमोल बातें करते हैं। इन्होंने कहा JIT साजिश कर रही है। आज जनाब मैं समझता हूं बड़ी अच्छी बात कही शेख रशीद साहब ने। उन्होंने जो जजेस हैं उनसे अपील की कि JIT को आप सेफ्टी दें। JIT के लोगों को धमकी निहाल हाशमी साहब ने दी थी और नवाज शरीफ साहब ने भी धमकी दी है। ये या तो जजेस को खरीदने की कोशिश करते हैं
या डराने धमकाने की कोशिश करते हैं या इनके ऊपर हमला करते हैं। इनकी रीत यही रही है। मरियम नवाज के हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक कोशिश नजर आई कि शायद मरियम नवाज साहिबा को बचाने की कोशिश की जा रही है, और जो जेआईटी में उनकी पेशी थी तब ऐसा भी लगा कि शायद उनके सियासी करियर को बिल्ड करने के लिए एक पहली ये कोशिश है, लेकिन अदालत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मरियम नवाज के ज़ेर कफालत होने का कुछ सबूत नहीं मिला। तो इन रिमार्क्स को अगर देखा जाए तो मरियम नवाज जो है उनके हवाले से आपका केस कमजोर पड़ता दिखाई देता है। क्या उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, और फिर वो क्या जानशीन बन सकती है नवाज शरीफ साहब की मुस्तकबिल में? जनाब अली, बेनिफिशियल ओनर नहीं है, मगर अब कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स के एतबार से भी अब मरियम नवाज पर बहुत बड़ी उंगली जेआईटी ने भी उठा दी और सुप्रीम कोर्ट भी उस सिलसिले में फैसला करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी यही है, उन्होंने कहा यह कि ये बेनिफिशियल ओनर नहीं है मगर बेनामीदार में आ रही है, ये आ रही हैं, मगर इस माना करके बेनामीदार में आ रही हैं कि सारे जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई वो इनके थ्रू खरीदी गई हैं। बेनिफिशियल ओनर वाली बात तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के खत को जब चैलेंज कर रहे थे वकील नवाज शरीफ साहब के और इन बच्चों के, तो जुडिशरी ने वॉल्यूम 10 का चंद पेजेस खोले और इनको दिखाया कि आपकी इत्तला गलत है, जिस खत को आप कोट कर रहे हैं ये पुराना है। सर, इमरान खान साहब जलसों में भी खिताब करते हुए अक्सर ये कहते रहे कि नवाज शरीफ न्यूट्रल अंपायर्स के साथ कभी मैच नहीं खेल सकते। आपको लगता है कि अब ये मैच न्यूट्रल अंपायर्स के साथ हुआ और क्या फेयर प्ले हुआ? आप मुतमईन हैं इस मैच से, अंपायर्स की अब तक की कारकर्दगी से? मैं तो बड़ा खुश हूं, क्योंकि आपको याद होगा कुछ क्लिप्स भी चली कि, और शायद समाई ने चलाई, कि जब जजमेंट आया था 3-2 वाला, उसके बाद भी मैं निकला था और मैंने कहा था कि झाड़ू फिर गई, करप्शन अब पाकिस्तान में कम हो जाएगा और लिहाजा हम जीत चुके हैं। तो मैं तो बड़ा मुतमईन हूं। मैं समझता हूं पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये बहुत बड़ा फैसला आया है, तारीखी फैसला होगा। मेरे ख्याल से चंद 15-20 साल 25 साल पाकिस्तान की सियासत के अंदर मस्बत का इसका बेइंतहा मस्बत नतीजा आएगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपने पीटीआई का और अपना मौक़िफ़ बयान किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की। कानूनी राय भी लेंगे पनामा केस के हवाले से और जो मुमकिन फैसला आ सकता है उसके बारे में। और आज जैसे कि 5 दिन की समाअत के बाद फैसला महफूज हुआ है, फैसला हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन उसके असरात क्या हो सकते हैं ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। सियासी जमातें जो मर्जी कहते रहें, फैसला कानून ने करना है, अदालत ने करना है, और कानून क्या कहता है इस सारे केस को लेकर इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब, जो कि शरीफ फैमिली के वकील हैं, और साथ ही साथ माहिर कानून जनाब अली जफर साहब का भी मुझे साथ रहेगा। अली जफर साहब और सलमान अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पहले मैं आगाज़ करूँगा सलमान अकरम राजा साहब आपसे, क्योंकि आज भी आपके लिए काफ़ी मुश्किल दिन रहा और समाअत होती रही। ये बताइएगा, अब फैसला जो है वो तो महफूज हो गया है कि शरीफ साहब यानी नवाज शरीफ साहब महफूज हैं या नहीं हैं। आपके ख्याल में और आपके तजर्बे की रोशनी में कितना वक्त लग सकता है कि इसका फैसला आने में? देखिए, ये फिर एक बड़ा फैसला होगा। जो फैसला पहले 5 मेंबर बेंच ने लिखा था, सुनवाई के बाद बहुत दिन जारी रही, इस फैसले के लिए भी हमें कोई ऐसी तवक्को नहीं होनी चाहिए कि ये चंद दिनों में आ जाएगा। अदालत ने ये फैसला करना है कि ये मामला जो है यहीं पे ख़त्म होता है, पिटिशनों को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, या ये कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन की बात बनती है, या ये कि कोई ट्रायल कोर्ट का मामला बनता है, या मजीद तफ्तीश का मामला बनता है। जो भी फैसला अदालत करेगी मुख्तलिफ इसमें रिस्पोंडेंट्स के हवाले से, वो फिर एक बड़ा फैसला होगा, एक तवील फैसला होगा। तो अब तक जो अदालती कार्रवाई हुई है, क्या आप उससे मुतमईन हैं बहैसियत वकील? मुतमईन तो कार्रवाई जब हो जाती है होते ही हैं। ये कार्रवाई के दौरान उतार चढ़ाव होते हैं, जज साहिबान के सवालात होते हैं, उनकी एक परसेप्शंस भी होती हैं मामलात के बारे में वकला का, और जज साहिबान का एक मुकालमा जारी रहता है। तो जज साहिबान के जो रिमार्क्स हैं, क्या उससे मुमकिन अदालती फैसले का अंदाजा लगाया जा सकता है? कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है, ताहम जब तक मुकदमा खत्म ना हो जज साहिबान का जहन खुला होता है, और चंद दिन कबल के जो रिमार्क्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो मुकदमे की खत्म होते होते तक तब्दील हो सकती है। इसलिए ये कहना कि चूंकि 4 दिन पहले एक जज साहब ने कुछ कहा था या कुछ उनका बादी नज़र में उनका ख्याल था, लिहाजा फैसले का हम इंडिया दे सकते हैं, ये दुरुस्त नहीं होगा।
इंतज़ार करती हैं आखिरी दम तक, और उसके बाद भी ये वाज़ेह नहीं होता कि जब फैसला लिखा जाएगा तो लिखा हुआ। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा कि 62-63 आयन के आर्टिकल जो हैं, इसकी जद में वज़ीर आज़म साहब आ सकते हैं क्या? मौक़िफ़ है कि आ सकते हैं। दूसरा मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ, उनकी ज़ात के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लिहाजा जब तक कोई मज़ीद कार्रवाई ना हो जिसके नतीजे में कोई सबूत उनके हवाले से ना आए जो उनको लिंक करे, उनका और बच्चों के जो असासी हैं उनके दरमियान कोई ताल्लुक जाहिर करे, उस वक्त तक वज़ीर आज़म साहब को नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। अच्छा, अगर फैसला शरीफ फैमिली के खिलाफ आ जाता है तो कानूनी तौर पर ऑप्शंस क्या होंगे सलमान साहब? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हवाले से तो रिव्यू ही हो सकता है, मजीद अपील नहीं होती। और ये भी एक मामला है जो अदालत के पेश नज़र है कि ऐसे मामले में क्या अदालत उज़्मा को एक हतमी फैसला दे देना चाहिए, जबकि अपील का हक भी हासिल नहीं रहेगा। इस आइन का आर्टिकल 10A है, बहुत से दीगर आर्टिकल्स हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में जो ये कहती हैं कि अपील का हक जो है वो एक तरह से एक बुनियादी हक है। ठीक है सलमान अकरम राजा साहब, आपने बताया कि आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है। अली ज़फ़र साहब मेरे साथ। ज़फ़र साहब, जो आज इजलास हुआ है मुस्लिम लीग नवाज का, उसमें ये कहा गया है, फैसला किया गया है कि तमाम कानूनी और आइनी ऑप्शंस पर गौर करेंगे उसकी सूरत में, यानी फैसला अगर उनके खिलाफ आता है। सर, मेरा सवाल ये है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरी बता दीजिएगा कि जो 20 अप्रैल का फैसला आया था और जब ऑप्शन दिया गया, मौका दिया गया, तो अपील का हक तो उसी वक्त खत्म नहीं हो गया, तो क्योंकि सुप्रीम अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, क्या इसके बाद अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो कोई अपील करने का हक रखते हैं शरीफ फैमिली? जी नहीं, आइन के मुताबिक जो आर्टिकल 184(3) का फ़ैसला होता है उसके ख़िलाफ़ अपील किसी किस्म की नहीं, ना कोई सुप्रीम कोर्ट के सामने, ना हाई कोर्ट, ना कोई और कोर्ट के सामने। सिर्फ़ एक रिव्यू की पावर होती है, और रिव्यू की पावर बहुत लिमिटेड ग्राउंड पे होती है, और वो उसमें ये उसी जिस जज ने दिया है फ़ैसला उसके सामने वापस जाके कहा जाता है कि जनाब आपके पहले फ़ैसले में ये एक लीगल एरर है, ये एक कानूनी नुक्ता रह गया है, आप इसका मज़ीद फ़ैसला कर दें। लेकिन वो एक बड़ा लिमिटेड ग्राउंड होती है, अपील नहीं होती, और 99% वो जो है रिव्यू डिसमिस किए जाते हैं मेरे एक्सपीरियंस में। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक वो एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दिया तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रही। हाँ, उनके पास ऑप्शन थी एक शुरू में जब केस की समाअत हुई थी, तब वो कह सकते थे उनके वकला कि जनाब हमें आपकी ये आर्टिकल 184(3) के तहत आप इस केस की समाअत नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एक ट्रायल नहीं हुई अभी तक। लेकिन वो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूछा सब फ्रीकैन से, तो सब फ्रीकैन ने कहा कि नहीं, आप अदालत उज़्मा है, आप ही फैसला करेंगे। तो वो ऑप्शन भी अब इनके पास नहीं रही। अली साहब ये फरमा दीजिएगा कि बहुत बड़ा चूंकि ये केस है और ये जो इस केस का फैसला होगा वो आगे ट्रेंड्स सेट करेगा, आप समझते हैं कि अब तक इस केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हुए हैं? जी बिल्कुल, आप देखें कि केस शुरू हुआ 6-7 महीने सबकी डिटेल्ड बहस, बल्कि मेरा ख्याल है शायद कुछ ज़्यादा ही बहस सुनी गई अदालत में, जो नॉर्मली किसी केस में नहीं देखा हमने। नॉर्मली तो केस में 3 या 4 दिन या हफ्ते की बहस होती है, और उसके बाद फिर 3 जज साहिबा ने कहा नहीं, हम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं, हम चाहते हैं कि एक और चांस दिया जाए नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को, और उसके लिए GIT बना दी गई। और फिर GIT ने भी बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से मेरे मुताबिक सारी इन्वेस्टिगेशन की, और जब रिपोर्ट उसकी सुप्रीम कोर्ट में आई तो वो भी सबको दिखाई गई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ही नहीं रुक गए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आपकी GIT के ऊपर जो इतराज़ात हैं वो भी आप रिपोर्ट के ऊपर हम सुनेंगे, और 5 दिन मुसलसल उस पर भी बहस सुनते रहे सुप्रीम कोर्ट। तो मेरा ख्याल है उस हद तक तो बिल्कुल एक बड़ा अच्छा और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस अपनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, बड़े तहम्मुल का इजहार किया है, जो करना भी चाहिए। और अब एक फ़ैसला आना है जो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर हमारी जूरिस्प्रूडेंस जो है, लीगल जूरिस्प्रूडेंस भी, और अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब का जो प्रोसेस है सारा जिस पे हम गामजन हैं आजकल, उसकी भी एक बहुत एक अहम मरला है कि उस इशू का भी फैसला होगा। और साथ साथ एक पॉलिटिकल मैटर जो नवाज शरीफ साहब का है उसका भी
फैसला होगा। तो ये बहुत अहम ठीक है सर एक और सवाल मैं करना चाहूंगा सर, इंतखाबी इस्लाहती कमेटी जो इजलास है उसमें ये चीज़ भी ज़ेर गौर आ रही है कि जो आइन का आर्टिकल 62-63 सादिक अमीन के हवाले से उसे ख़त्म किया जाए। तो अगर ऐसा होता है और उसे मंजूर करवा भी लेती है इस तब्दीली को हुकूमत, तो क्या इसका कोई फ़ायदा नवाज शरीफ साहब को हो सकता है या नहीं, या फिर जो बाकी लोग जिनके नाम पनामा केस में या उनके नाम भी सामने आ सकते हैं उनको इसका फ़ायदा होगा या किसी को नहीं होगा? नहीं, देखें, अगर तो अब चूंकि पार्लियामेंट सुप्रीम होता है और सबसे बड़ा अदारा है हमारे आइन में और उनके पास हक है कि वो आइन में कोई भी तरमीम ले आए, तो अगर वो ऐसी तरमीम लेके आते हैं जो कि जिसका इंटेंशन और एम नवाज शरीफ को बचाने का हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को वो आइनी तरमीम माननी पड़ेगी। लेकिन मैं नहीं देखता कि पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट में ऑपोजिशन आपकी राय में ऐसा ठीक मेजॉरिटी चाहिए। माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया है। वक्त साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और कानूनी राय दी। अपनी नाज़रीन ज़िशान मलिक को प्रोग्राम आवाज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।